दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने कमान संभालते ही एक्शन शुरू कर दिया है। यमुना की सफाई का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। यमुना की सफाई को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं। यमुना का पानी पीने लायक होगा। देखिए हमारे सहयोगी की यमुना घाट से खास रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। यमुना कब साफ होगी इसकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। क्रूज चलाने की बात भी चल रही है, लेकिन एक बात उठता है कि यमुना कितना खतरनाक हो चुका है या कितना जहरीला हो चुका है या मानव के ऊपर में कितना इसका असर पड़ रहा है। हमने अपने रिपोर्ट्स में आपको दिखाए कि किस तरीके से सीधा सीधा यमुना का पानी लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। पूरा गांव जो है वो प्रभावित है यमुना के पानी से और वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर धीरज कौल और सचिन गुप्ता। डॉक्टर धीरज कौल एक्सपर्ट हैं, बीमारी रिलेटेड इशू पे हम बात करेंगे इनसे। सचिन यमुना पे काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से और इस तरीके की जो यमुना प्रदूषण किस तरीके की है, क्या क्या दिक्कतें हैं, उस सब के ऊपर में हम सचिन से बात करेंगे। पहले धीरज सर आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से यमुना की दुर्दशा अभी है उससे क्या लग रहा है कि मानव शरीर पर क्या क्या फ़र्क अभी पड़ रहा है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जो मैंने डाटा रिसर्च किया भारत में वो काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम यमुना में दिख रही है आज की डेट में, आई थिंक इसका ऑक्सीजन कंटेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जिससे आपको पता लगता है इसके नीचे लाइफ सस्टेन होना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे जो बैक्टीरियल डिमांड है ऑक्सीजन की वो भी अप्रॉक्सीमेटली 50 है, करेक्ट मी। लेकिन इसकी क्या वजह है? ये बेसिकली देयर आर 4 कंपोनेंट्स। एक तो है ह्यूमन सीवेज जो इसके अंदर जाता है, प्रॉपरली ट्रीट होके नहीं जाता। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं 37 में से आई बिलीव अराउंड 20-25 आर फंक्शनल, आर नॉट फंक्शनल। 10 से 12 ही हैं जो इफ़ेक्टिवली स्टैंडर्ड ऑफ केयर पे काम कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ज़रूरी है काम करने का। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बगैर सीधे डंप हो रहा है, जिससे आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, केमिकल्स दिखेंगे, इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ें अभी हमने नोट करी यहाँ पर दिखेंगी। ये टीवी में बिल्कुल अलग दिखता है, आप पर्सनली आएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही बुरा हाल है। और टीवी पे आपने फुटेज देखा होगा फोम का, फोम भी फॉस्फेट से काफ़ी और मेटल से क्रिएट होता है। और यहाँ पे मुझे 5 मिनट हुए हैं मास्क उतारे, ऑलरेडी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग थोड़ी सी फील हो रही है। तो ये यहाँ पे आके जो आप फील कर सकते हैं, मैं इनका थैंक्स दूंगा रिपोर्टर का कि इन्होंने पर्सनली मुझे बोला कि आप पर्सनली आइए, तो अब आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं जिसके बारे में हम अगले चरण में बात करेंगे। लेकिन एक बात श्योर है, इसकी वन ऑफ द रूट कॉज ही इज़ अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट, और जो तीसरा है वो हमारी खुद जनता की लापरवाही, जिसमें इतने प्लास्टिक, इतने कंटेनर्स यहाँ पे फेंके हैं, आपको फ्लोटिंग में दिखेंगे। और यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है कि इसको क्लीन किया जा सके, एक रिजॉर्ट टाइप का रिवर बनाया जा सके। मोदी जी का वो विजन भी है और आते ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में भी है। तो वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि इस पर जल्दी से जल्दी काम हो, क्योंकि ये देखिए, सरकार, इंसान हर कोई बदलता है, लेकिन प्लैनेट एक ही है। ये धरती रहेगी, अगली डेकेड, सेंचुरीज तक चलेगी। तो हमारी जनरेशन में अगर ये क्लीन हो जाए, अभी करंट गवर्नमेंट में क्लीन हो जाए, तो एक लेजेंडरी वर्क होगा। इसके हेल्थ दर्शकों को एक बात बताऊं कि यमुना पल्ला में सबसे पहला नदी जब पल्ला में आती है तो यमुना नदी सबसे पहले वहां पर बहुत ही अविरल और साफ दिखाई देती है। वहां से वजीराबाद तक स्थिति बहुत हद तक ठीक होती है, लेकिन वजीराबाद से आगे जब नजफगढ़ नाला मिलता है, जो साहिबी नदी पहले हुआ करती थी, नजफगढ़ नाले के बाद में स्थिति इसकी खराब हो जाती है। और ये 22 किलोमीटर का दायरा है। सर मैं आपको बताऊं कि 22 किलोमीटर का जो दायरा है, इसमें हम 80%, 75 से 80% जो हम मलबा है, जो हम कूड़ा कचरा या जो नदी को हम प्रदूषित कर रहे हैं, वो मात्र इस 22 किलोमीटर के दायरे पे कर रहे हैं। लेस देन 2% है ऑफ द एंटायर यमुना स्ट्रेच, जो 1356। जब मैंने रिसर्च की यमुनोत्री से अगर आप प्रयागराज तक जाइए तो 2% का जो कांटेक्ट यमुना का इस 22 किलोमीटर में है, उसमें हम तो खुद ही कल्प्रिट है एज द पॉपुलेशन। इसको इतना दूषित 80% ऑफ पॉल्यूटेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बिहेवियर्स में, अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक्सीलेंट काम एनजीओज भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता ये टास्क प्रॉपरली कंप्लीट हो पाएगा। सबकी जिम्मेदारी है। सचिन आपसे जानेंगे, आपके पास में डाटा है, सर से बात करेंगे मेडिकल रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं। मोमनाथल गांव हम जा चुके हैं, मोमनाथल गांव जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अभी जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर कालिंदी कुंज का घाट है, ये यहाँ पर क्या स्थिति है पोल्यूशन को लेकर के? तो स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि ह्यूमन जैसे ही मानव ने अपने प्रकृति के संरक्षण में योगदान देना शुरू किया है, और आप देख सकते हैं आस्थाओं की बात नहीं करते हैं, मगर मजबूरी होती है कि हम आस्थाओं के लिए बोलना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नदी किनारे का जो डंपिंग एरिया है, सबसे ज़्यादा आस्था की चीज़ें हैं। आस्था तक तो ठीक है कि आप फूल पत्ती और अस्थियां चलो आप बहाते हैं, ठीक है वो, क्योंकि
तो पहले से पूर्वजों से जो चीज़ संस्कार चले आ रहे चलते हैं, बट उनके साथ साथ लोगों को आप देखोगे घरों से निकला हुआ कूड़ा इसमें डंप, वो कहाँ तक ठीक है? मतलब आदमी हर वो आपको इस नदी में हर वो चीज़ मिलेगी जो आप घर में यूज़ करते हैं, जब वो किसी काम की आपके लिए नहीं रहती तो आप इस नदी में लाके डंप कर देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब आप COD लेवल पे बात करें, इसमें केमिकल जो कितना ज़्यादा रसायन है, उसकी बहुत बड़ी मात्रा जो घरों से निकलने वाला हाउस होल्ड वेस्ट तो है ही, साथ से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, जो ड्रेनेज के माध्यम से आ रहा है। किसी भी नदी को नदी हम तब मानते हैं जब नदी का अपना खुद का फ्लो हो, और यहाँ पे नदी का फ्लो है ही नहीं। नदी में 90% से ऊपर सारा सीवेज बह रहा है। सीवेज बहने का चलो ठीक है, सीवेज है, बट सीवेज को ट्रीट तो हो। गवर्नमेंट ने इतने सारे STPs लगाए 22 किलोमीटर के इस पैच में, कहने के लिए 37 STPs है फंक्शनल, बट 37 STPs अगर अपने स्टैंडर्ड को मीट करें और प्रॉपर काम करें, आपने देखा होगा कि आपने कई बार दिखाया भी कि STPs काम किस तरह से करती है, कितना अच्छा फिल्टर पानी होता है। दर्शकों को एक और बात भी बताना जरूरी है कि यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 2 बड़े नाले मिलते हैं, एक जो शहादरा ड्रेन और इधर तुगलकाबाद ड्रेन। शहादरा ड्रेन जो है पूरे दिल्ली का सबसे खराब नाला माना जाता है, सबसे ज़्यादा केमिकल वेस्ट उसमें आता है और वो कालिंदी कुंज में आके मिलता है। इधर तुगलकाबाद ड्रेन है जो सबसे ज़्यादा जो घर पोल्यूटेड है, घर से जो कचरा निकलता है, जो किचन बाथरूम टॉयलेट से जो कचरा आता है वो सीधे सीधे आके मिलता है, जो बिना किसी ट्रीटमेंट की मिलता है। सर आपसे जानेंगे जैसे कि हाँ देखिए, नदी की स्थिति बहुत ज़्यादा तब भयंकर हो जाती है जब, जैसे आपने बता देते भाई, कि जब ये 2 ड्रेनेज, आपको यकीन नहीं होगा किसी भी फीकल कैल्शियम बैक्टीरिया जो कि मानव की आंतों में पाया जाता है या गर्म रक्त वाले जानवरों में, और वो मानव मल के माध्यम से नदियों में मिलता है। सीवेज ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर ट्रीट करते हैं तो उसकी स्थिति बहुत बेहतर होती है। पल्ला की जहाँ बात करते हैं, यहाँ की यमुना की कंडीशन 500 MPN होनी चाहिए प्रति 100 ml। ये दर्शकों के देखना जरूरी है कि ये DPCC की रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट है। और आप देख सकते हैं ये पल्ला है, पल्ला जहाँ पे जो कंडीशन है यमुना की, जो फीकल कैल्शियम बैक्टीरिया जो हरियाणा गवर्नमेंट से आ रहा है हमारे पास, वो 950 है। 500 MPN होना चाहिए, डिजरेबल 2500 तक है, 500 तो मेरे ख्याल से ऊपर नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हमें 950 है, बेहतर है। और जहाँ पे हम खड़े हैं, जो दोनों ड्रेनेज मिलने के बाद जो कंडीशन आखिरी है, जो दिल्ली वाले अदर स्टेट को मतलब यूपी वाले को पास कर रहे हो, वो 79 लाख, कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। जहाँ 500 होना चाहिए उस कंडीशन में 79 लाख। आप दिल्ली वाले उम्मीद करते हो कि आपको स्वच्छ जल मिले, बट आप अगले वाले स्टेट को क्या दे रहे हैं? बिल्कुल। अब हम यहाँ से उठते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे कि दिखाएंगे आगे कि किस तरीके की स्थिति। आप देखेंगे, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, देखिए ये डेड बॉडीज हैं और जानवरों की डेड बॉडीज है, यमुना किनारे है। इस पे भी हम बात करेंगे डॉक्टर साहब की किस तरीके से स्थिति है, इस तरीके की भी क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हड्डी है जानवर का, कोई जानवर मरा उसको यहाँ पे फेंका गया, वो देखेंगे। अंकुश हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, जानवर के स्केलेटन्स हैं, आपको जानवर की जो हड्डियां हैं वो दिखाई देंगी। और ये सब कहीं ना कहीं यमुना को दूषित कर रहा है, यमुना की ज़मीन को ख़राब कर रहा है। यमुना के किनारे जो स्थिति है, आप ये मूर्तियां देखें, जो हम बता रहे थे कि भगवान के हम विसर्जन यहाँ करते हैं, कितनी सारी मूर्तियां हैं, और भगवान का हम घर में तो पूजा हमने किया और यहाँ पे हमने लाके छोड़ दिया, तो ये स्थिति है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे जानेंगे कि पीएच एक बहुत बड़ा मैटर करता है, कि पीएच जो है एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या दिक्कत हो सकती है पीएच से वजह से। देखिए, एक बात ऐड करना चाहूँगा जो आपके पहले पैनलिस्ट ने बात करी, क्योंकि मैं उस पर चुप नहीं रह सकता। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जब तक स्टेजेस होती हैं उसकी, जब तक आपका तकरीबन 30 से 40% किडनी का डैमेज ना हो, उसके सिम्टम्स नहीं आते। मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं 1000 लोगों में इस टाइम स्क्रीन करूं तो कई लोगों के अंदर अर्ली स्टेज किडनी डिजीज़ दिखेगा, और अर्ली स्टेज किडनी डिजीज़ पे इंटरवेंशन से उसका डिटोरिएशन काफ़ी रुक सकता है। तो पब्लिक में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अगर ऐसे हैजर्डस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं तो अपना हेल्थ चेकअप रूटीनली करवाएं, हर 6 महीने 4 महीने में डॉक्टर को दिखाएं। सांस में कोई दिक्कत लग रही है, ऐसा मत सोचें कि कोई वायरल है चला जाएगा, क्योंकि मुझे 20-25 मिनट हुए हैं ऑलरेडी, आई एम फीलिंग एरोजोलाइज्ड एयर। तो वो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीएच की जो इन्होंने बात करी, देखिए हमारे बॉडी के अंदर एक नॉर्मल पीएच होता है 7+ हम न्यूट्रल मानते हैं, 7.4 7.2, लेकिन अगर पीएच काफ़ी गिर जाए, 6 से नीचे हो जाए, 6.5 से, तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, और अगर आप एल्कलाइन में जाएंगे और ऊपर 8 से ऊपर चले जाएंगे तो अच्छे से आपके एंजाइम्स हार्मोन्स काम नहीं करते। तो पीएच का एक मेंटेन होना, इसीलिए जब हम देखें, हम थोड़ा सा एक्चुअली अगर कई पेशेंट्स को एल्कलाइन वाटर थोड़ा हेल्प करता है, हम थोड़ा pH of 8 देते हैं ताकि उनको फील हो। मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप
एंटी एजिंग की बात करें या रीजनरेशन मेडिसिन की बात करें, अभी अमेरिका में ट्रेंड है कि हम लोग अल्कलाइन वाटर मिनरल वाटर के साथ पीते हैं। एक चीज आपको बीच में रोकूंगा, जो आपने अल्कलाइन वाटर की बात कही, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत में जो एक गरीबी रेखा के रहने वाले, अंदर रहने वाले लोग इतने ज्यादा हैं जो कमा नहीं सकते ठीक से, वैसी स्थिति में आदमी कैसे अल्कलाइन वाटर पिए या कैसे वो इस तरह के सुधार? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, ये तो बेसिक लाइफ का राइट है। स्वच्छ हवा इज अ राइट टू लाइफ। हमें राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हर देश में, अमेरिका में भी ये भी। लेकिन राइट टू लाइफ पेपर पे नहीं, ग्राउंड पे होने के लिए आपको स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी बिल्कुल एक एसेंशियल चीज चाहिए। और ऐसा नहीं है कि स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी हमने क्रिएट कर दिया, ये तो प्रकृति ने, भगवान ने हमें दिया, हमने इसको दूषित कर दिया। जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, इस टाइम बहुत ज़रूरत है वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट प्लांट है उनका ऑडिट हो, उनको स्टैंडर्ड ऑफ केयर तक 37 तक पहुंचाया जाए, जो पूरा फंक्शनल करे, मैटर ऑफ फैक्ट और बढ़ाया जाए, और पब्लिक अवेयरनेस पे काम हो, जो आप एक्सीलेंट कर रहे हैं। प्लास्टिक वेट, नॉन डिग्रेडेबल चीज़ें इसमें ना डालें, ह्यूमन सीवेज, जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल चीज़ें जो नदी को नाले के जैसे, आप ड्रेनेज के जैसे नदी को नहीं यूज़ कर सकते, ये प्रकृति ने हमको दिया है। देखिए, अगर नदी खत्म तो इंसान खत्म, ये फैक्ट है। अगर आप नेचर के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये दे के जाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता। जो करंट प्राइम मिनिस्टर की विजन है, जो गवर्नमेंट की विजन है, बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही इको फ्रेंडली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 3 एरियाज़ हैं जिसके अंदर पब्लिक अवेयरनेस एक आएगा, ट्रीटमेंट प्लांट्स को अप टू डेट करना, बढ़ाना, इंडस्ट्रियल सीवेज को, यहाँ पे वो देखिए फ्रॉथ आ रहा है वहाँ, फॉस्फेट, उसको रोकना, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी स्वस्थता, चिकित्सा के लिए रूटीन उनके एग्जामिन कराना, जो आपने कैंसर्स की बात करी, ये बहुत सीरियस कंसर्न है। इससे हेल्थ के ऊपर, मैं हेल्थ फाइनेंस में लिखता हूँ, अटैच्ड हूँ। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए खर्च करके कुछ इंटरवेंशन करेंगे तो 10 करोड़ का सेविंग करेंगे 10 ईयर्स डाउन द रोड। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जितना पैसा लगाया जाए, प्राइमरी और प्रीमोडियल प्रिवेंशन, जो कि रिस्क फैक्टर्स को कर्टेल करती है, उसका 10 से 50 गुना इफेक्ट डिजीज कंट्रोल में आता है। भारत 1.5 बिलियन लोगों का, 1.45 बिलियन लोगों की आबादी का देश है। आज से 40 साल के बाद एजिड पॉपुलेशन कहां पहुंचेगी, आप सोच सकते हैं? आपने शुरुआत में, जब हमने शुरू किया था, उस वक्त आपने एक बात कही थी कि 5 करोड़ लोग जो हैं सीधे डायरेक्टली रूप से इस नदी पे आधारित हैं, इस नदी पे। और इस तरीके कितने देश समाहित हो सकते हैं, 5 करोड़ की आबादी के कितने देश हैं, इस तरीके की स्थिति। और आपने एक और बात कही, लोकतंत्र सिर्फ कागज पे लिख देने से नहीं होता, लोकतांत्रिक हम मनुष्य होते हैं, हमारा व्यवहार लोकतांत्रिक होता है। आपसे सचिन जानेंगे कि एसटीपी की संख्या टोटल अभी दिल्ली में कितनी है और कितनी चल रही है, और यमुना एक्शन प्लान जो 1993 में आया था वो कहाँ तक पहुँचा? देखो, एसटीपी कहने के लिए तो 37 एसटीपीज हैं, बट एसटीपीज होने से ही कुछ नहीं होता। एसटीपी अपना फंक्शनल किस टाइप से कर रही है, वो अपने स्टैंडर्ड को कितना मीट कर रही है। फंक्शनल भी 2 तरीके से, एसटीपी काम तो कर रही है, क्या वो अपने स्टैंडर्ड को मीट कर रही है? क्योंकि एसटीपी जो पुराने टाइम की थी, जो स्टैंडर्ड वाला 30/50 का चलता था, 30, और जो अब करंट का जो टीडीएस का जो रेशियो है, टीडीएस और बीओडी का 10/10 का है। तो एक तो उनको पहले मेंटेन करना होगा। सबसे मेन प्रॉब्लम्स आती है हमारी ड्रेनेज सिस्टम की, क्योंकि किसी भी नदी को जीवित रखने का काम ड्रेनेज करती है। और यहाँ आप देख रहे होगा, विदेशों में इतनी सारी नदियाँ बिल्कुल स्वच्छ हैं, क्योंकि जो पहले बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती थी। राइन नदी का एग्जांपल ले लीजिए, हिंडसन नदी का ले लीजिए, चाइना में ऐसी कई नदियाँ हैं। यहाँ तक कि जापान के नाले हमारी नदियों से बेहतर है। कहने में हमें शर्म आती है कि उनके जो नाले हैं हमारी नदी से बेहतर है, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं बनाया। हमारी 2 तरह से बहुत ज़्यादा बड़ी गलती रहती है, सरकार की तरफ से अनदेखी इस तरह से, क्योंकि कुछ मान्यताओं के हिसाब से, कुछ धार्मिक आस्थाओं के लिए सरकार को भी दबना पड़ता है। तो पहले पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, क्या वो हम आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगे? दूसरी चीज़, सरकार की आप मदद कैसे कर सकते हैं? सरकार की मदद पब्लिक सिर्फ इस तरह से कर सकती है, एक तो उनको अवेयर होना पड़ेगा, उन्हें जागरूक होना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अपने आसपास के जो एसटीपी प्लांट्स हैं, और कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ काम नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ उनको शिकायत करनी होगी, क्योंकि उनका जो टैक्स का पैसा है वो वेस्ट नहीं जा सकता। हम नज़दीक चलते हैं यमुना नदी के, और वहाँ पे अपने पास में टीडीएस मशीन लेके हम आए थे। हम टीडीएस भी नापेंगे कि टीडीएस जो है वो कितना है यहाँ पे, ताकि टीडीएस पे जो है वो बातचीत कर सके। और नदी में अभी कितना टीडीएस है वो जरूर हम देखेंगे, और किस तरीके से नुकसान करेगा। सचिन, अपने पास में मशीन थी, मशीन से हम चेक करेंगे कितना टीडीएस है। डॉक्टर साहब, आप भी आगे आ जाइए। ये है नदी का किनारा, और हम यहाँ से नापेंगे। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, यहाँ से इधर यहाँ पे देखिए, इधर आइए सचिन, इधर आइए। अभी तो आपको थोड़ा साफ दिखाई दे, क्योंकि अभी सुबह इसमें से पानी जो आया था। सचिन, आप इधर पीछे कैमरे की तरफ घूम जाइए आप। हाँ, लाइए, मैं चेक करता हूँ इसको।
ये हमने 0 किया और हमने ये यहाँ पे रखा 550, 550, थोड़ी देर दे के रखते हैं, 628। अभी भी 628 से TDS है, जो काफ़ी खतरनाक माना जा सकता है। जैसे डॉक्टर कौल ने बताया, सचिन ने बताया, किस तरीके से यमुना की स्थिति जो है वो ख़राब है। मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ, चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से यमुना की स्थिति है। सुबह के समय में झाग जो था वो था, अभी वो झाग खत्म हो चुका है, लेकिन स्थिति ये है कि यमुना नदी बदबूदार है, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है। मैं और हमारे कैमरा पर्सन अंकुश और डॉक्टर धीरज और सचिन महसूस कर पा रहे हैं उस बदबू को, और सांस लेने में हमें कितना दिक्कत हो रही है वो।